क्यों बात नहीं? हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रोगली की परिकल्पना और द्रव्य तरंगें। देखो भाई, सबसे पहले प्रकाश की तरंग प्रकृति थी, उसके बाद में फिर कण प्रकृति आ गई, बाद में फिर ये भी तय हो गया कि प्रकाश की कितनी प्रकृति होती है, तो द्वैत प्रकृति आ गई, टू नेचर ऑफ लाइट हो गया। तो मतलब तरंग प्रकृति भी होती है और कण प्रकृति भी होती है। तो जब ये तय हो गया प्रकाश की दोनों प्रकृति होती है, तो प्रकाश कण के रूप में चलता है और तरंगों के रूप में भी चलता है। तो डी ब्रोगली ने सुझाया या डी ब्रोगली के दिमाग में ये आया कि जब प्रकाश की दो प्रकृति हो सकती है, मतलब प्रकाश तरंगों के साथ साथ किसमें ट्रेवल करता है, कण के रूप में भी गति करता है, तो प्रत्येक द्रव्य की भी दो प्रकृति होनी चाहिए। तो द्रव्य का मतलब जैसे एक मार्कर है, कणों से मिलकर बना हुआ है, तो कौन सी प्रकृति दिख रही है अपने को? कण प्रकृति। द्रव्य की कौन सी प्रकृति दिख रही है? कण प्रकृति, क्योंकि ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो कण प्रकृति तो अपने को दिखती है द्रव्य की, तो डी ब्रोगली ने प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति भी होनी चाहिए। तो उन्होंने ये क्या किया, माइक बंद कर देता हूँ भाई, जुड़ रही हूँ तो हाँ जी। तो कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति भी होनी चाहिए। तो डी ब्रोगली ने ये बताया कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य से संबद्ध तरंगों का निर्माण होता है। इसमें शर्त ये थी कि गतिशील द्रव्य होना चाहिए अपने पास, स्थिर द्रव्य नहीं होना चाहिए। प्रत्येक गतिशील द्रव्य से संबद्ध तरंगों का निर्माण होता है और इन तरंगों का नाम दिया था उन्होंने द्रव्य तरंगें। ठीक है, आगे मैं बता भी दूंगा कि स्थिर द्रव्य से तरंगों का निर्माण क्यों नहीं हो सकता अपने पास और गतिशील द्रव्य से ही क्यों हो पाता है। उन्होंने ये भी बताया था कि जो द्रव्य तरंगें बनती है उनका तरंग दैर्ध्य द्रव्यमान और वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, मतलब ये होगा। और एक चीज और बताई थी, छोटे द्रव्यमान के कणों के लिए तो तरंग प्रकृति का निर्धारण किया जा सकता है, परंतु बड़े द्रव्यमान के कणों के लिए तरंग प्रकृति का निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, तो जिनके पास आप लेके चल जाओ। तो अपने पास से क्यों होता है ऐसा, अभी मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले अपन केमिस्ट्री के बेस पे चलते हैं, या आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। अरे देखो, E = mc² पढ़ा है अपने पास, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण है। और फोटॉन के लिए आप ये जानते हैं E क्या होता है, hc/λ, hc/λ = mc² and h/λ = mc। ये संवेग हो जाएगा अपने पास, क्योंकि P = mv होता है। अब फोटोन में वेग c हो जाएगा, तो यहाँ से p आ जाएगा, तो h/λ = क्या हो जाएगा, p। यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्डा = h/p। ये डी ब्रोगली समीकरण है, आपने इलेवेंथ में पढ़ा भी होगा। अब अपन एक चीज चलते हैं इसमें, ये समीकरण किसके बीच में रिलेशन देता है। देखो एक बात, ये संवेग हो गया और ये तरंग दैर्ध्य हो गया। तरंग दैर्ध्य हो गया मतलब तरंग प्रकृति हो गई। संवेग कणों में होता है कि नहीं होता है, इसमें रिलेशन हो गया। ये तरंग और कण प्रकृति के बीच में रिलेशन देता है डी ब्रोगली का समीकरण। ये कण प्रकृति हो गई, ये कौन सी प्रकृति हो गई, तरंग प्रकृति हो जाती है। अब अपन चलते हैं, फोटोन जो होता है वो तो प्रकाश के वेग से चलता है, पर बाकी कण प्रकाश के वेग से थोड़े चलते हैं अपने पास, वो तो v वेग से चलते हैं। तो अपन अन्य कणों के लिए क्या लिख सकते हैं, बताओ। अन्य कणों के लिए p किसके बराबर हो जाएगा, mv के बराबर। लैम्डा = क्या आएगा, h/mv। ये डी ब्रोगली तरंग दे रहे हैं, द्रव्य तरंगों के लिए है।
अब अपन चलते हैं, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपॉन m हो गया, एंड लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन b हो जाएगा। वीडियो क्लियर, यहाँ क्लियर आ रहा है भाई? नहीं, या तो कोई नेटवर्क में तेरे यहाँ प्रॉब्लम होगी, आज तो एकदम क्लियर है, क्लियर दिख रहा है ना तुम लोगों को भी? आगे अपन चलते हैं, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m एंड लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1 अपॉन b हो गया। ये रिफ्लेक्शन कहां से आ रहा है, इसको बस वो लाइट बंद कर, ठीक है। अब चलते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ से कुछ चीजें बताता हूँ मैं। पहले तो अपन ये चलते हैं कि यदि v बराबर 0 हो तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि कोई कण स्थिर है तो उसका तरंग कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और अपन ये जानते हैं कि अनंत का मापन करना संभव है नहीं है, इसका मतलब है वेग 0, तो कण स्थिर हो गया कि नहीं हो गया, तो स्थिर कणों के तरंग का मापन होना संभव है नहीं है। इसीलिए डी ब्रोगली ने ये सुझाया था कि जो द्रव्य तरंगों की अवधारणा है वो केवल किसके लिए है, गतिशील द्रव्य के लिए ही लागू होती है, स्थिर कणों के लिए लागू नहीं होती है। दूसरी एक और चीज चलते हैं, मैंने बताया था कि छोटे कणों के लिए तो लैम्डा का मापन किया जा सकता है, परंतु बड़े कणों के लिए लैम्डा का मापन करना संभव है नहीं है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या राजीव तेरे को? यहाँ तो क्लियर आ रहा है। अरे सभी को दिक्कत है क्या आज वीडियो में? वीडियो में बाकी को भी दिक्कत है क्या? मनीषा, महिमा, प्रियंका, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? सब कुछ ही नहीं है यहाँ तो क्लियर आ रहा है। नेटवर्क दिक्कत है या क्लियर है? बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, पर यहाँ मेरे पास एकदम क्लियर है। या तो कोई नेटवर्क की दिक्कत है, सबको याद हो ही नहीं सकता है। अब वो आगे क्लियर या अनस्टेबल ही चल रहा है? हो गया, थोड़ा ब्लड हो रहा है, देखो देखे जैसे भी है। चलो अब ये तो बात हो गई इसकी। अब अपन चलते हैं, छोटे कणों के लिए तो लैम्डा का मान अपने पास मापन किया जा सकता है, पर बड़े कणों के लिए नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है कि बड़ा कण किसको मानेंगे, है ना? 1 ग्राम द्रव्यमान का कण भी बड़ा है, 1 ग्राम द्रव्यमान का कण भी बड़ा माना जाएगा। कैसे? देखो, अगर मान लो कि m का मान 1 ग्राम ले लो, किलोग्राम में 10 का घात -3 हो जाएगा। मान लो कि ये 100 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा हो, तो लैम्डा कितना आएगा बताओ? 6.6 10 का घात -34 अपॉन m का मान 10⁻³ ये 100 हो गया, ये 10 का घात -1 हो गया। इसको इससे कैंसिल आउट कर लो, -33 हो गया, 6.6 10 का घात -33। अब ये जो तरंगदैर्घ्य है ना, इसका मापन नहीं किया जा सकता। कारण बताता हूँ क्यों नहीं किया जा सकता। अभी तक ऐसे उपकरणों का निर्माण नहीं हुआ है जो 10 का घात -33 मीटर की दूरियों का आसानी से मापन कर सके। अभी तक जो दूरियां नापी जा सकती है वो 10 का घात -15 मीटर, 10 का घात -12 मीटर तक की नापी जा सकती है। इसका मतलब इस कण के तरंगदैर्घ्य का मापन करना संभव है नहीं है। तो ये जो द्रव्य तरंगों की अवधारणा है, ये द्रव्य तरंगों के लिए अपने पास जो तरंगदैर्घ्य है वो केवल छोटे कणों के लिए ही मापा जा सकता है, बड़े कणों के लिए मापा नहीं जा सकता। अब सवाल होता है कि छोटा कण कौन सा है? जब 1 ग्राम ही छोटा नहीं है तो फिर छोटा कौन है? छोटे कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये छोटे कण है मेरे अपने पास, क्योंकि इनका द्रव्यमान 10 का घात -27 10 का घात -31 ये सब होता है कि नहीं होता है, उनके लिए मापन हो जाएगा। अभी अपन आगे कैलकुलेट भी करेंगे। सबसे पहले थोड़ा इसी में और आगे बढ़ते हैं। अगर गतिज ऊर्जा देखो ये बराबर क्या हो, वेग पे तो mv², v = क्या है बताओ, 2k अपॉन लैम्डा रूट हो जाएगा। इसके आधार पर अगर लैम्डा का मान निकालो तो क्या आएगा, h अपॉन m 2k अपॉन m। लैम्डा = क्या आएगा, रूट में 2km। आ गया होगा समझ में? अपने पास कोई दिक्कत नहीं है।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, देखिए देखते हैं वीडियो की क्या होगा। राकेश जी, राकेश सर, राकेश जी, राकेश जी सर, राकेश जी वो तो भेज भाई बात चुनी दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ दिख रहा है, चलो अब अपन चलते हैं भाई, कुछ कणों के लिए कैलकुलेट कराऊंगा। तो सबसे पहले तो आवेशित कणों के लिए चलते हैं, है ना? आवेशित कणों के लिए, आवेशित कणों को गतिज ऊर्जा जो है इस ऊर्जा से दी जा सकती है। इस गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है Q × V, आवेश इनटू विभव के बराबर। ये आपने चौथे पाठ में पढ़ रखा है मेरे पास। इसके आधार पर अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन 2m इनटू क्या जाएगा Q V। ये आवेशित कणों के लिए है। आज तो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा, ये थोड़ा लिख रहा है जबकि यहाँ क्लियर है मेरे पास। तो ये आ गया अपने पास है लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन 2m Q V। और कुछ कणों को ये कैलकुलेट करा देता हूं मैं। फर्स्ट इसके लिए चलते हैं अपने इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे? लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन h अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन q ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू v। लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश e के बराबर होता है v। अब देखो एक बार ये सारे मान रख सकते हैं इसमें, h 2 m e ये रख देंगे। जब क्या कैलकुलेट करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आता है 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट में भी। देखो ये न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने के लिए या तो डायरेक्ट रटा हुआ होना चाहिए, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर याद ही है तो एडजस्ट कर लेंगे, वाह भाई राजीव मुझे भी करना है, एडजस्ट कर लेंगे। तो या तो ये डायरेक्ट याद रख लो, और अगर ये याद नहीं रहता है तो फिर ये बेसिक फॉर्मूला याद रख लो, कोई सा भी याद रखा जा सकता है। एग्जाम में न्यूमेरिकल ज्यादातर इसी पर आते हैं, विभव का मान रखा और आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर है भाई, इसके लिए है प्रोटॉन के लिए। चलो फटाफट करा देता हूं। लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन h 2 मास ऑफ प्रोटॉन q ऑफ प्रोटॉन इनटू v। प्रोटॉन का आवेश भी हो जाएगा, रख के कैलकुलेट कर सकते हो। इसका आंसर आएगा 0.286 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट में भी। थर्ड नंबर ले रहा हूं मैं कौन से कण के लिए? अल्फा कण के लिए। अल्फा कण के लिए क्या होगा बताओ? लैम्बडा ऑफ अल्फा बराबर h अपॉन 2 इनटू मास ऑफ अल्फा q ऑफ अल्फा इनटू v। एज वी नो मास ऑफ अल्फा इसके इक्वल होता है 4 मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, क्योंकि उसमें अपने पास दो प्रोटॉन होते हैं, दो क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। तो 4 मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। उसके बाद में q ऑफ अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो लैम्बडा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या है? h अपॉन बोलो 2 इनटू 4 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू 2ev। ये लिख सकता हूं इसको लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन अपॉन रूट में 8। ये रहा देखो 2np क्योंकि v यहां से अपने पास ये विभव समान हो तब लागू है। ये समान विभव के लिए, समान है विभव के लिए है ये चीज। तो लैम्बडा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1/2 रूट 2 का रेशियो होगा जब विभव समान है होगा। और यू कैलकुलेट करके आप निकालते हो तो लैम्बडा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आएगा 0.101 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट में v। एक कण और चल लेते हैं अपन न्यूट्रॉन के लिए। इसके लिए क्या होता है न्यूट्रॉन में? इसको कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन जानते हो, तो न्यूट्रॉन कौन सा कण है?
बटा दिया, नाभिक वाला पार्ट करा दिया मैंने तो कंप्लीट। S21 का नाभिक, नाम सुना होगा, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम होते हैं। तो ड्यूटेरियम का जो नाभिक होता है वो क्या कहलाता है? ड्यूट्रॉन कहलाता है। लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू h अपॉन 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, q ऑफ न्यूट्रॉन इनटू e। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होगा? 2 प्रोटॉन के बराबर। याद रखने का तरीका बता देता हूं मैं, यहां से देखो एक बार, ये ना लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन तो 2 मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा। q ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? e के इक्वल हो जाएगा। नीचे वाला आवेश होता है, ऊपर वाला द्रव्यमान होता है। लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू h अपॉन 2 इनटू 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू e हो जाएगा। सॉर्ट आउट करोगे आंसर आएगा 0.202 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट v। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अब तो आ रहा है क्या थोड़ा बहुत क्लियर है? अच्छा नहीं आ रहा है, चलो आज दिक्कत ही है, नेट की दिक्कत है भाई, आगे बढ़ो। ये तो बात हो गई अल्फा कण और ये सब। अब आते हैं अपने पास उदासीन कणों के लिए। कौन से कणों के लिए चलते हैं अपने? उदासीन कणों के लिए। देखो भाई, उदासीन कणों में आवेश तो होता ही नहीं है, तो अब उनको अपने पास विभव तो दे नहीं सकते हैं, तो फिर उनको क्या तरीका होगा? अगर मान लो उनको फिर भी ऊर्जा देनी हो उदासीन कण को, तो किस तरीके से दिया जा सकता है? विभव दे ही नहीं सकते, तो फिर क्या तरीका हो सकता है? इसी पार्ट में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना समझाई थी मैंने, उसमें बताया था कि 3 प्रकार से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कराया जा सकता है। कौन कौन सा? एक तो प्रकाश उत्सर्जन, ठीक है, एक अपने पास जो है क्षेत्र उत्सर्जन, विद्युत क्षेत्र वाला तो हो ही नहीं सकता, तापायनिक उत्सर्जन। कौन सा पढ़ाया था? तो गर्म किया जा सकता है इन अणुओं को, तो इनके लिए अपने पास ये गतिज ऊर्जा का ये सूत्र लिया जा सकता है K इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 3/2 kT। औसत है भाई, औसत ऊर्जा है, और T ताप है केल्विन में, ये ध्यान रखना है। और K जो है ये वोल्टेज मान का नियतांक है। मान कितना होता है इसका? याद नहीं है, 11 में आता है 1.30 10⁻⁻23 होता है जूल प्रति केल्विन। 11 में आता है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो गैसों का अणुगति सिद्धांत वाला एक पार्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ केटीजी है ना, उसमें आता है ये मान, वहां से देखते हैं अपन। अब तो चलो, लैम्डा इज इक्वल टू रूट में 2m के कैपिटल था, ये के स्मॉल ले लेना, कैपिटल के तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, स्मॉल के वोल्टेज मान हो जाएगा। देन क्या रहेगा बताओ भाई? 2 into m into 3/2 kT हो जाएगा, उसे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा बताओ? h अपॉन 3 स्मॉल m स्मॉल k into t। अब जैसे मान लो किसके लिए निकालना हो अपने को? न्यूट्रॉन, ठीक है, तो न्यूट्रॉन के लिए m मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली इक्वल टू किसके इक्वल ले सकते हो? मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, लगभग बराबर चल सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट में 3 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू k इनटू t। जब ये मान रखोगे तो 30.835 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडरवुड t, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। अब एक और चीज ले लेते हैं इसमें, गैस अणु के लिए। कौन से अणु के लिए? कुछ नहीं करना है, ये कैपिटल M लिखना है। क्या हो जाएगा गैस का? अणुभार, मोलर मास जिसको कहते हो अपने पास, ये अणुभार। क्या लिखोगे इसको? लैम्डा इज इक्वल टू 3
कैपिटल N, K स्मॉल, M T। अब अलग अलग गैसों का अनुपात क्या होता है, अलग अलग, तो उस हिसाब से वैल्यू रख के अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है भाई, यदि वो दिया जाता है भाई E बराबर K बराबर KT भी दे देते हैं, ये अधिकतम ऊर्जा है भाई, क्या है ये, अधिकतम है ऊर्जा। तो उस स्थिति में फिर सूत्र थोड़ा बदल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू रूट में 2m, इसका मान क्या जाएगा स्मॉल kt, ये काम में ले लिया करो अगर दे दे तो, अदरवाइज जब तक देंगे नहीं अपने को ये उसमें लेना है 3n kt उसमें लेना है, या फिर दे दिया जाता है ज्यादातर तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। चलो जी, अब इसी की कुछ कैलकुलेशंस हैं, तो और है इसके एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो बता देता हूँ हिंदी में बता। देखो जी, इसमें क्वेश्चन कई बार आते हैं, समान ऊर्जा के अल्फा कण व प्रोटॉन के लिए इनके अनुपात पूछे जाते हैं अपने पास। ये समान ऊर्जा का अल्फा कण और क्या है, प्रोटॉन है। तो देखो लैम्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालोगे, h अपॉन 2 मास ऑफ अल्फा e ऑफ अल्फा अपॉन k ऑफ अल्फा लिख लो, एक ही बात है, तो इधर लिख लो, क्या रहेगा बताओ, h अपॉन 2 मास ऑफ प्रोटॉन एंड क्या आएगा k ऑफ प्रोटॉन। ये अल्फा किसके बराबर है, kp के बराबर, क्योंकि क्या लिखा हुआ है समान ऊर्जा, s h कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। देन अपने पास क्या रहेगा बोलो, लैम्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू रूट में मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा, क्या रहेगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, एंड वी गेट लैम्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1/2, इस रेशियो में आएगा वो एक अनुपात है तो में आ जाएगा। ऐसे ही एक और आता है, समान ऊर्जा के 3 है इसमें, अल्फा कण, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, इनकी ऊर्जा क्या है, तीनों की समान ले लेते हैं, समान ऊर्जा लेते हैं तो क्या रहेगा बोलो, लैम्डा ऑफ अल्फा अनुपात लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अनुपात लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। सूत्र लिख लो सबके, बोलो 2 मास ऑफ अल्फा k ऑफ अल्फा h 2 मास ऑफ प्रोटॉन k ऑफ न्यूट्रॉन h अपॉन बोलो 2 मास ऑफ प्रोटॉन एंड k ऑफ प्रोटॉन। अब देखो एक बात, ये कैंसिल आउट इससे, ये इससे खत्म, ये सारे कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। अब इनकी वैल्यू रख लो, मास ऑफ अल्फा और प्रोटॉन के इक्वल होता है मास, आगे चलो न्यूट्रॉन का मास 2 प्रोटॉन के, ये तो 1 मास ऑफ प्रोटॉन है, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे इसमें, तो 1/2 रेशियो 1/2 रेशियो 1, और मान लो कि अगर और रेशियो निकालना हो तो क्या रेशियो बनेगा बताओ, 2 सॉरी 2 और 2 रेशियो। इस तरह से बनाने का तरीका बता देता हूँ, इनका लघुत्तम कितना आ रहा है 2√2 से गुणा कर दो, अपने पास ये रेशियो बन जाएगा इसका, तो √2 और 2√2 रेशियो में आ जाता है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो जी,
हाँ भाई आगे चल रहे हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। एक टॉपिक जो है ना बीच में छोड़ रहा हूँ मैं भी, क्योंकि आज टाइम कम पड़ेगा। एक बीच में टॉपिक जो छोड़ा है वो है डेविसन और जर्मर का प्रयोग है अपने पास। उसमें कम से कम 20-25 मिनट चाहिए होते हैं, टाइम कम बचा हुआ है। तो एक छोटा टॉपिक पर करा देता हूँ, फिर एक टॉपिक बचेगा डेविसन और जर्मर का प्रयोग, वो अपन कल कंप्लीट करा लेंगे, कल न्यूमेरिकल भी करा लेंगे इस पार्ट के, ठीक है। सबसे पहले अपन चलते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत। देखो भैया नाम है इसका अनिश्चितता, ठीक है ना। अनिश्चितता का मतलब ये नहीं भाई है ही नहीं, है तो सही पर निश्चित नहीं है, उसको अनिश्चितता कहा जाता है। तो हाइजेनबर्ग ने अपने पास अनिश्चितता का सिद्धांत इस प्रकार से दिया कि स्पेस में या अंतरिक्ष में किसी भी स्थान पर किसी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ सही मापन करना संभव नहीं है। मतलब कण और तरंग प्रकृति का एक भी बिंदु पर एक